everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 10 of electrochemistry. And in today's video, we are going to focus on the topic Coleridge Law of Independent Ionic Migration, where we will be studying about the Coleridge Law, its applications, as well as the variety of numericals which can be asked on this topic. So let me just share the screen with you all. And here we are. Yeah. So this is electrochemistry part number 10. इससे पहले कि हम कोलरिश लॉ पढ़े, मैं आपको प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन देती हूँ, जहां पे हमने सीखा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ में डिफरेंस होता है। हाँ, एक चीज तो पक्का है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, बट यस देयर वाज अ मेजर डिफरेंस इन द ग्राफ्स। वो ये था कि एक्सट्रापोलेशन से आप लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने देखा था कि ग्राफ से हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती। सो नाउ द एडवांटेज ऑफ कोलरिश लॉ विल बी दिस कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कंडक्टेंस होती है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये लॉ बेसिकली स्टेट क्या करता है? एक्चुअली कोलरिश ने स्टडी किया था मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कि जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं तो मोलर कंडक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट रहता है। और उसने वो सारी स्टडी को कंक्लूड करके ये बोला कि ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। माइंड माय वर्ड्स, व्हाट एम आई सेइंग? ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन to the total molar conductance of an electrolyte at infinite dilution. Infinite dilution के ऊपर हर आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है उसकी एक अपनी कंट्रीब्यूशन होगी, irrespective of the nature of other ions of the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में और कौन से आयन है, क्या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भी आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है तो उसकी अपनी डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगी। There will be a definite contribution to the molar conductance, to the total molar conductance of the electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the other ions of the electrolyte. और इन अदर वर्ड्स, अगर हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, then we can find it out like this, that the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of molar ionic conductivities of cations and anions, each multiplied by the number of ions present in the formula unit of electrolyte. ये I'm damn sure कि आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होगी लैंग्वेज, है ना, सेकंड वाली में। तो ये मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के जरिए। देखो कैसे। जस्ट सपोज हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका फॉर्मूला है AXBY। तो अगर हमें इसका बताना हो, ब्रेक डाउन करना हो, तो हम बोलेंगे कि X मोल्स ऑफ A, और A के ऊपर चार्ज कितना होगा, Y पॉजिटिव। देन Y मोल्स ऑफ B, और B के ऊपर चार्ज होगा X नेगेटिव। ऐसे बोल सकते हैं। अब इसकी लैम्डा एम नोट अकॉर्डिंग टू कोलरिश लॉ कैसे लिखेंगे? जितना आपके पास ए मौजूद है वो, फिर ए का अपना एक मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसको हम लिख देंगे लैम्डा एम नोट। किसकी वैल्यू होगी? ए वाई पॉजिटिव की। इसी तरीके से बी कितने हैं, वाई, इसकी अपनी मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो आप लिख दीजिए। आपने एक चीज नोट की कि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख रही हूँ तब मैं ये वाला लैम्डा यूज कर रही हूँ, और जब मैं आयंस के लिए यूज कर रही हूँ तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस है, दोनों की एक पहचान है। अगर आपको आयंस के लिए यूज करना है तो आप ये वाला लैम्डा यूज करो, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज करना है तो आप ये वाला करो। तो दिस वाज इन accordance with the Coleridge law, which states that the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution will be equal to sum of the molar ionic conductivities of cation or anion, और cation anion की molar conductivities को आप ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करना है? कितने नंबर ऑफ आयंस इन्वॉल्व है उनके साथ मल्टीप्लाई करके। मान लीजिए अगर आपके पास x नंबर ऑफ कैटायन इन्वॉल्व है तो x से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपके पास y नंबर ऑफ BX नेगेटिव मौजूद है तो y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब हम NaCl का देख लेते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको 3 एग्जांपल्स करवाऊंगी, तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। अब so what will be for NaCl? It will be lambda m naught of Na positive plus lambda m naught of Cl negative. इसी तरीके से CH3PO4 का कैसे करोगे? अच्छा स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, CH3PO4 कैसे जुड़े, बना भी कैसे होगा? कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव, ऐसे ही है ना। तो अगर हम क्रिस क्रॉस मेथड देखें जो हम जूनियर क्लासेस में फॉलो करते थे, वो इसी तरीके से फॉर्मूला बनता है। यानी कि अगर इसमें टूटना हो तो इट विल ब्रेक लाइक 3Ca2 positive plus 2PO4 3 negative. Is it like that? Yeah, it's like that. Fine. So अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 lambda m naught of calcium 2 positive plus 2 lambda m naught of PO4 3 negative. Clear that? Okay, good. Then this is a weak electrolyte. ठीक है, weak electrolyte का हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम फाइंड आउट करेंगे, ये रहा CH3COOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से CH3COO नेगेटिव, देन आप प्लस कर दीजिए H पॉजिटिव को। अब आपको पता है ना यहाँ पे कोई स्टोकियोमेट्री कंस्ट्रक्ट करनी पड़ रहा है, क्योंकि CH3COOH कैसे टूटता है, वीक है तो डबल एरो आएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। दोनों में नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो है वो 1 है, इसलिए आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मत कुछ लिखो, दैट्स बाय डिफॉल्ट 1। क्लियर? ओके, चलो। अच्छा ये तो हमारे पास वो मोलर के लिए, लेकिन क्या होगा अगर आपको इक्विवेलेंट के लिए पूछ लिया जाए? कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी एग्जांपल ले लो, कौन सी ले बताओ, कौन सी ले? MgCl2 ले ले। चलो MgCl2 की एग्जांपल करवाते हैं। अगर तो मोलर कंडक्टेंस के केस में करना हो तो आप लिखोगे लैम्डा एम नॉट MgCl2, और ये किसके बराबर होगा? लैम्डा एम नॉट Mg2 पॉजिटिव, एक मिनट, ठीक है, और 2 लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। 2 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि 2 एनाइंस है, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में पूछ लिया तो कैसे बताओगे? स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, ये मैं एक बार गलत लिख रही हूँ यार, 2 मिनट। ये वाला लैम्डा एम आएगा, ठीक है, ये वाला लैम्डा इक्विवेलेंट। ओके, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पूछ लिया जाए तो बस आपको ये स्टोकियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली आप उनको ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज को। नो नीड टू मल्टीप्लाई देम विद स्टोकियोमेट्री, ठीक है जी, क्लियर? तो ये आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पूछ लिया गया तो आप इस तरीके से सॉल्व करना। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनकी ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट मी सी, मैंने क्वेश्चन दिया कि एप्लीकेशन? अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल करके देख लो क्या ये। लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर BaCl2 और लैम्डा m नॉट फॉर BaCl2, कैसे करोगे? BaCl2 को पहले ब्रेक डाउन करते हैं Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है BaCl2 के लिए, तो लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो Ba2 पॉजिटिव की वैल्यू लिखो 63.5, Cl नेगेटिव की वैल्यू लिखो 76, फिर यहाँ पे इसको कर दो ऐड, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 76.0 63.5 विल बी 5.913 साइमन, अच्छा 139.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपको इक्विवेलेंट का डेटा दे रखा था, अब आपको फाइंड आउट करना है लैम्डा एम नोट भी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? बहुत आसान होता है, आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है, वो ये है इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। कैसे याद रखोगे कि अगर आप लैम्डा एम नोट को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, माइंड माय वर्ड्स, क्या बोला है मैंने? लैम्डा एम नोट को नहीं, हाँ, अगर आप लैम्डा एम नोट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दे, लैम्डा एम नोट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दे, देन यू विल बी गेटिंग लैम्डा इक्विवेलेंट नोट। समझ रहे हो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे आएगा? मोलर कंडक्टेंस
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कंसीडर कर लो या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव कंसीडर कर लो। ठीक है, तो लैम्डा m नॉट तो अब हमने फाइंड आउट नहीं किया है कि कर लिया? हम्म, कर लिया कि नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, तो लैम्डा m नॉट तो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले फॉर्मूला बनाओ, लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट इनटू n फैक्टर। लैम्डा इक्विवेलेंट नॉट की वैल्यू है 139.5 और n फैक्टर की वैल्यू है 2। और आप यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बस यूनिट चेंज करनी है। लैम्डा एम नॉट में आपको पर मोल लिख देना है और इक्विवेलेंट में मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में पर इक्विवेलेंट लिख देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टोइकियोमेट्री से नहीं मल्टीप्लाई करना व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। And you need to remember this relation as this is highly important. You need to know lambda equivalent naught equals to lambda naught divided by n factor. Clear? बस 4-5 सवाल करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसकी एप्लीकेशन। So let me scroll down the screen. ये बहुत नीचे चला जाता है अगर मैं स्क्रीन को स्क्रॉल आउट करूँ। Yup. So this is applications of Polish law. क्या इसका कहीं पे इस्तेमाल है? तो जी हाँ, इसकी एप्लीकेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना ये लॉ इंपॉर्टेंट है। पहला तो है टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करनी है तो हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम एट एनी कंसेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लिख लीजिए अगर नहीं पता तो। अल्फा क्या है आपके पास? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और लैम्डा एम सी क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन सी। लैम्डा एम नोट क्या है? ये है आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एक तो आपकी ये हो गया जिससे भी आपको पूछा जा सकता है कि अल्फा फाइंड आउट करो, तो आपको न्यूमेरिकल्स मैं वैसे करवाऊंगी भी बट आप देख भी लीजिए। लैम्डा एम सी आपको वैल्यू दे रखी होगी, लैम्डा एम नोट आपको कोलरश लॉ से निकालना होगा जैसे ऊपर मैंने सिखाया है, आपको सिखाया है ना। ठीक है, तो दोनों को कर दो डिवाइड, यू विल बी गेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलो आगे। आगे है टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जस्ट सपोज कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं, तो ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, तो के ए क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्लियर? सी क्या है? कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा आप ऊपर से फाइंड आउट कर लोगे विच वाज लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, तो आपके पास के ए क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? ओके। फिर होता है एक्सपेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट, उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। जस्ट सपोज वही हमने जो एग्जांपल ली थी एक्स बी वाई, तो ये टूट रहा है एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव। जस्ट सपोज एक टाइम के बाद ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हो रही है एक्स एस और इसकी हो रही है वाई एस। ठीक है, सो एस क्या है? हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। अब हमें अगर के एस पी यानी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स एस रेज टू पावर एक्स जो इसके वैल्यू है, देन वाई एस रेज टू पावर वाई, ये वाली कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जो भी इनका है। ठीक है, तो ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी सीखा हुआ है +1 के। सो अब इसको नॉर्मल सॉल्व कीजिए। एक्स रेज टू पावर एक्स, एस रेज टू पावर एक्स, वाई रेज टू पावर वाई, वाई रेज टू पावर एस रेज टू पावर वाई, ये अलग कर लिया। उसके बाद एक्स को एक्स रेज टू पावर एक्स, वाई रेज टू पावर वाई, एस रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? के एस पी। तो अगर हमें पूछ लिया जाए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है तो हम बता पाएंगे। ठीक है, और ना एक और चीज आपको याद रखनी है कि सोल्युबिलिटी का जो एस है ना उसकी वैल्यू कैसे यूज करनी है। अब तो ये रो में पढ़ के आए हो कि लैम्डा एम, लैम्डा एम क्या होता है? कप्पा यानी कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय एम, यही पढ़ते थे ना मोलर कंडक्टेंस का। जब आप सेम ही चीज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए करोगे तो आपको लैम्डा एम नोट लेना है यहाँ पे, और मोलैरिटी की जगह कॉन्सेंट्रेशन आपको एस से लेनी है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
आई नो यहाँ पे आपको समझ शायद ना आया हो, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर करूंगी, बट अदरवाइज यहाँ पे भी देखो कि लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू पापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। देखा ये फिर बड़ा ही शैतान ये है रोल अप करने वाला। फोर्थ एप्लीकेशन देखिए, फोर्थ एप्लीकेशन है फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन लैम्डा एम नॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन। बहुत मस्त है। अगर मान लो आपको तीन इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दे रखी है और आपको एक अननोन इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट फाइंड आउट करनी है, तो आप कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? इस तो बहुत आसान है। ठीक है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स कैसे करना है, जैसे बी ए OH ट्वाइस का पूछा है, ठीक है, नॉर्मल मैथ्स लगेगा। लैम्डा एम नॉट ऑफ बी ए OH ट्वाइस, तो ना ये ऐड कर सकते हैं हम इनकी वैल्यूज को। बी ए OH ट्वाइस के लिए आपको बेरियम Cl2 का चाहिए होगा वैल्यू, तो आप इसकी वैल्यू ले लीजिए। उसके बाद दो OH चाहिए, दो OH लाने के लिए हम इसको दो बार प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आप दो बार प्लस कर दो, चाहे चाहे आप इसको इस तरीके से लिख दो, बात तो एक ही है। अब देखो दो क्लोरीन और दो OH, समझ रहे हो आप मैं कैसे बोल रही हूँ? रुको, देखो बेरियम 2 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, BaCl2 से यही आएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, दो ले रहे हैं तो दो बार लिख दो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आपको तो ये चाहिए था BaOH ट्वाइस, ये 2NaCl अलग है ना, ये एक्स्ट्रा बच गए, तो इसको आपको वैसे भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो यू विल सब्ट्रैक्ट इट लाइक दिस। मतलब हमें कुछ भी करना है, हमें इस तरीके से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि अल्टीमेटली हमारे पास BaOH ट्वाइस की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज दे रखी थी BaCl2 की, तो हमें पता है कि ये आ गया 280। ठीक है, फिर 2 इंटू NaOH की वैल्यू कितनी दे रखी है 248। ठीक है, और उसके बाद NaCl की वैल्यू क्या दे रखी है 126। इनको करिए सॉल्व, और सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। नॉर्मल देखो यूनिट का ख्याल रखना है, सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, मैंने लिखा हुआ है 524 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी, बस ये याद रखना है कि आपको हेर फेर कैसे करनी है, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तरीका मैंने सिखा दिया कि आप बेसिकली उन इलेक्ट्रोलाइट्स को अरेंज करो जिनकी वैल्यू आपको दे रखी है, उनकी वैल्यूज को अरेंज करके उनका नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे। अब आगे देखो, ये भी बहुत आराम से होने वाला सवाल है। क्या बोला गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। यानी आपको क्या दे रखा है, कप्पा दे रखा है 7.8996 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी की वैल्यू दे रखी है 0.00241। पता है ना, डेसिमल की बात वाली चीजों को हम कलेक्टिवली नहीं बोलते, अलग अलग बोलते हैं डिजिट्स को। ठीक है, इन्होंने बोला कि मोलर कंडक्टिविटी इफ लैम्डा एम नॉट इज दिस। अच्छा, लैम्डा एम नॉट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी वैल्यू दे रखी है, और इन्होंने बोला है कि मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करो, यानी लैम्डा एम फाइंड आउट करो। भाई क्या जाता है, पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला किया हुआ है फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000/मोलर। तो वैल्यू आपको दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, मोलैरिटी की वैल्यू 0.00241। ओए ओए ओए, यहाँ पे 1000 आएगा। ठीक है, नीचे लिख दो मोलैरिटी की वैल्यू 0.00241। अगेन ये मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी आंसर लिख रखे हैं 32.763 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो लैम्डा एम आपने फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूला से। ठीक है, लैम्डा एम पता है, लैम्डा एम नोट आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपसे ये पूछा गया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट याद करो, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था? हाँ क्या था, दिखाओ, रुक जाओ 2 मिनट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये था स्टूडेंट्स, C∝² 1 - अल्फा। अच्छा, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो C∝² 1 - अल्फा। सी तो आपकी मोलैरिटी ही होगी है ना, मोलैरिटी तो दे ही रखी है। सो कप्पा इज इक्वल टू C∝² 1 - अल्फा। सी की वैल्यू दे रखी है, बट अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम सी अभी हमने फाइंड आउट किया 32.763, लैम्डा एम नॉट हमें दे रखा है 390.5। दोनों की यूनिट सेम है, तो ये तो हो जाएंगी कैंसल आउट। कैंसल आउट होकर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास 0.0839 यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। सी की वैल्यू क्या है 0.0241। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 0.0839 का
होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 0.0839, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 1.85 इंटू 10⁻⁻5। सो बेसिकली आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूला ध्यान रखने थे, एक तो ये लैम्डा फाइंड आउट करना आना चाहिए था, फिर ये आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली नहीं बोला था फाइंड आउट करने के लिए, बट क्वेश्चन हमें बोल रहा था कि यस देयर इज अ रिक्वायरमेंट, तो हमने फाइंड आउट किया और वैल्यू पुट कर दी। सारा का सारा जो है हमारे पास कैसे है, यूनिटलेस क्वांटिटी आई। ठीक है, चलो अब आपका रहता है एक हद से हद, आई थिंक एक ही सवाल है, एक ही था क्योंकि बाकी तो हमने कर लिए। लेट मी जस्ट चेक, हाँ ये एक है केएसपी। या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ध्यान से देखिए कैसे है। कंडक्टिविटी ऑफ BH3PO4 ट्वाइस इज दिस। तो कंडक्टिविटी आपको BH3PO4 ट्वाइस की वैल्यू दे रखी है, कैसे दे रखी है, यानी आपको दे रखी है कप्पा दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको लैम्डा एम नोट भी दे रखा है। लैम्डा एम नोट क्या है आपके पास, ये है 1200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट A इंटू 10⁻⁻25 दे रखा है, तो A/12 फाइंड आउट करना है। अब A/12 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले A पता होना चाहिए, लेकिन A कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें KSP पता होगा। किसी तरीके से अगर हम KSP फाइंड आउट कर ले तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इक्वेट करके हम A की वैल्यू ले आएंगे, A की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो A/12 का आ जाएगा। ठीक है, तो KSP को फाइंड आउट करना हमारा मेन मुद्दा। KSP कैसे फाइंड आउट करते थे, x⁻x, y⁻y, उसके बाद सॉल्युबिलिटी x+y, ऐसे ही फाइंड आउट किया था हमने जब जनरल पढ़ा था KSP के बारे में। ठीक है, तो अभी ना हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो BH3PO4 ट्वाइस दे रखा है। क्या दे रखा है, BH3PO4 ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे KSP कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके केस में हमारे पास देखो जब AX/BY था तो हम ये पढ़ते थे ना कि XA नेगेटिव प्लस वाई बी एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ऐसे पढ़ते थे ना। तो ऐसे ही BH3PO4 ट्वाइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम पढ़ेंगे 3Ba2 पॉजिटिव प्लस 2PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है 3 और y क्या है 2, अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, तो KSP की वैल्यू क्या होगी, KSP की वैल्यू होगी 3⁻3 2⁻2 S3+2। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन S कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर S अननोन है तो KSP कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिक्कत आ जाएगी ना। तो S को फाइंड आउट करना हमारा मेन काम है। अब याद करो मैंने आपको सिखाया था कि लैम्डा एम नोट और S का रिलेशन सिखाया था मैंने। मैंने क्या बोला था कि जो आपके पास लैम्डा एम नोट होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी, कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नोट। कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है, याद करो, कप्पा से मुझे कटप्पा याद आ रहा है। ठीक है, ये देखो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। और लैम्डा एम नोट की वैल्यू ओ, 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 किधर गया किधर गया किधर गया, ज्यादा नीचे हो जाए, ये दे रखा है आपको 1200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ से आप S की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, S की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, S की वैल्यू ये एक पॉइंट लिया, यहाँ पे 1000 आया 12 और यहाँ पे क्या आया 1000। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉल्व करके वो क्या आ रही है, वो आ रही है 10⁻⁻5। क्या आ रही है आपके पास 10⁻⁻5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, 10⁻⁻5 कैसे आ रहा है मेरे को ये एक्सप्लेन करने दो, ये और बहुत होच पोच ना हो जाए। तो मैं ना आपको यहाँ पे ही सॉल्व करके दिखाती हूँ, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे पहले तो ये देखो लैम्डा एम नॉट क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से बताया कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी कप्पा इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नॉट। अब आपके तो नोट्स में वैल्यू लिख रखी है ना कप्पा की, चेक करो क्या वैल्यू थी। कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1000। ठीक है, लैम्डा एम नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है
वो भी आप अपने नोट्स में क्रॉस चेक कीजिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब एक पॉइंट हटा के नीचे 12,000 आ गया, 12 और यहाँ पे क्या आ गया 1000, 1000 से 1000 कट गया तो आंसर कितना आया 10⁻⁻5, ये भी कट गया। ठीक है, ये ऊपर आके आपके पास अलग ही वैल्यू दे देगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ही हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है। ये यहाँ से कंफर्म हो गया। अब एक बार एस की वैल्यू आ गई, यानी पहला पड़ाव डन। एस की वैल्यू आने पे ही हमें मालूम था कि ये केएसपी में वैल्यू डालेंगे, तो केएसपी में वैल्यू डालें। केएसपी की वैल्यू कैसे डालेंगे, इसकी डालेंगे 3⁻³ इंटू 2⁻², इंटू S⁻³ + 2, 3⁻³ यानी 27, 2⁻² इज 4, S⁻5। ठीक है, तो 27 इंटू 4, एस की वैल्यू 10⁻⁻5 आई थी, यहाँ पे लीजिए 5। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 27 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻25। अब के एस पी हमें क्वेश्चन में दे रखा था a इंटू 10⁻⁻25, तो बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 27 इंटू 4। हमें क्या बोला था कि आपको फाइंड आउट करना है a/12, तो इसको लिख दीजिए 27 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 4 के टेबल पे ये गया और उसके बाद 3 के टेबल पे ये गया, यानी कि 9 हमारे पास आंसर आ। तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा आसान था। हमने क्या किया, हमने नॉर्मली देखा, जो जितने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टिक रहे और चेकआउट किया कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सवाल लंबा हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले तो वही घिसे मिटे हैं। ठीक है, ये तो हमारी अप्रोच है, हमें प्रैक्टिस से देखना है कि क्वेश्चन देख के हमें क्लिक कर जाए कि क्या अप्रोच होगी, अदरवाइज कुछ नहीं है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक के ऊपर कर लिए हैं एंड आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर रिप्लाई। अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगर आई विल। अगर लगा कि नहीं तो बहुत ही भयानक सा सवाल पूछ लिया है आपने, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। So this is all about today's class. See you in the next class. Bye bye. Take care and keep learning. Okay.